नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर यूपी टीजीटी सॉल्व पेपर सीरीज में मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस सॉल्व पेपर सीरीज के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान 2013 के प्रश्न पत्र का पहला भाग हल किया था, जो इतिहास विषय पर आधारित था। आज के इस वीडियो में 2013 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र के दूसरे भाग अर्थात नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्र आज हम हल करेंगे और देखेंगे कि नागरिक शास्त्र में किस स्तर पर प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ यदि इस पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कि नागरिक शास्त्र का पहला प्रश्न आज का कौन सा है। आपके स्क्रीन पर यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2013 के नागरिक शास्त्र के प्रश्न हैं, लेकिन उनको हल करने से पहले आपको यहाँ बता दें, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने स्पष्ट कहा था कि यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2013 के इतिहास के सभी प्रश्न यूजीसी नेट 2012 दिसंबर के इतिहास और इंडियन कल्चर के पेपर से ही पूछे गए थे। इसी प्रकार आज के नागरिक शास्त्र के सभी प्रश्न यूपी पीसीएस 2009 से लेकर के 2011 तक के प्रीलिम्स राजनीति विज्ञान से प्रश्न उठा करके दिए गए हैं। कुल मिला जुला करके आप कह सकते हैं कि यूपी टीजीटी 2013 के सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न पत्र मात्र कट कॉपी पेस्ट का नमूना है, अर्थात पुराने किन्हीं प्रश्न पत्रों को इकट्ठा करके उन्हीं से एक नया प्रश्न पत्र बना देना। एक्सपर्ट अक्सर ऐसा करते हैं और यही कारण है कि हमें प्रश्नों का दोहराव अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। और इसी को ध्यान में रख करके हिस्ट्री अड्डा चैनल पर यूपी पीजीटी और टीजीटी के पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करवाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक ने न केवल नेता के रूप में बल्कि एक लेखक के रूप में भी प्रसिद्धि पाई थी। उन्होंने किताबें लिखी थी, लेकिन विकल्प में आप देखें तो हिंद स्वराज ये पहली पुस्तक है। ये पुस्तक बीजी तिलक ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने लिखा था। इसी में महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार मिलते हैं। 1938 में ये किताब लिखी गई थी, तो विकल्प ए सही होगा। शेष किताबें बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अगला है राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता? तो आप सभी जानते होंगे कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, किंतु विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है और इस तरीके से तीसरे का डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के विषय में पूछा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ही लोकसभा या राज्यसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। डी विकल्प सही है आपका, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रन्यास सिद्धांत या ट्रस्टीशिप थियरी महात्मा गांधी ने ही दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार संपत्ति का मालिक ईश्वर होता है और जिसके पास भी संपत्ति होती है वो मात्र उसका ट्रस्टी या देखभाल करने वाला होता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। नेक्स्ट देखें, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, उसे पदमुक्त करने का कार्य तो राज्यसभा में एक संकल्प ला करके किया जा सकता है, लेकिन बिना लोकसभा की सहमति के ऐसा नहीं होता। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है। सी विकल्प सही होगा आपका। अगला देखें, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? तो द्विसदनवाद अर्थात संसद के दो सदन, विधायिका के दो सदन, जैसा आप भारत में देखते हैं, दो सदन लोकसभा और राज्यसभा,
ऐसा संघात्मक व्यवस्था में ही मिलता है, जो एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया जाता है। और आपके संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। तो जहां पर कई राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं, वहां पर इस तरह के द्विसदन आपको मिलते ही मिलते हैं। एक सदन जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सी विकल्प सही है, संघात्मक व्यवस्था, और इसका उदाहरण भारत से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। तो वित्त विधेयक आप जानते हैं ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन किसी भी विधेयक को वित्त विधेयक है या नहीं यह प्रमाणित करने का कार्य लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष करता है। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, कुछ मामलों में विवेकाधिकार है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन्हीं चारों विकल्पों में से एक उत्तर आपको देना है। तो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है उसको कुछ मामलों में विशेषाधिकार या विवेकाधिकार दिया गया है। विवेकाधिकार का अर्थ यह है कि वह अपने स्वविवेक से कुछ कार्य करे, जिसमें आप उदाहरण के स्वरूप कह सकते हैं कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यदि बहुमत दल किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो आने वाले भविष्य में अपना बहुमत सिद्ध कर दे। इसी प्रकार से जब राज्यों की विधानसभाओं में कोई विधेयक राज्यपाल के पास लाया जाता है अनुमोदन के लिए, तो ये राज्यपाल के स्वविवेक पर ही आधारित होता है कि वो उसको स्वीकार करे अथवा वापस सदन को लौटा दे। तो सी विकल्प इस दृष्टि से सही होगा। नेक्स्ट है, उदारवाद का मूल तत्व है। तो 17वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा देखने को मिलती है। इसके जनक जॉन लॉक थे, और यह विचार राज्य को कम महत्व देते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देता है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहता। राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए, ऐसा उदारवाद का मानना है। और जॉन लॉक ने तो यहाँ तक कहा कि राज्य आवश्यक बुराई भी है। एक विकल्प सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो उदारवाद का मूल तत्व है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बनाई गई है। तो 86वां संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत बना दिया गया है। आप अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था अभी की गई है संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकायों के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें नगर पालिकाओं को 18 विषय सौंपे गए हैं जिनसे संबंधित वो कार्य करते हैं। सी विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो आत्मरक्षा का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है ऐसा मानना हॉब्स का था, और हॉब्स ने जो मनुष्य की प्राकृतिक दशा का चित्रण किया है उसके अंतर्गत उसने माना है कि शक्ति ही अपने बचाव का एक हथियार है या अधिकार है। तो इस प्रकार आत्मरक्षा का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है ऐसा हॉब्स का मानना था। और हॉब्स ने लेवियाथन लिखी थी, काफी फेमस पुस्तक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, संप्रभुता एक विशिष्टता है। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं, उन्हीं 4 तत्वों में एक तत्व संप्रभुता होती है। तो संप्रभुता राज्य की आत्मा है, जबकि भूमि, जनसंख्या और सरकार राज्य के अन्य तत्व हैं। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते भी हैं तो अक्सर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब हम कंप्लीटली प्रस्तावना नहीं पढ़े तो हम शब्दों के चयन में हेरफेर हमसे हो जाएगी। प्रस्तावना हालांकि बहुत छोटी है, लेकिन इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखें, विकल्प में न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व, ये तीनों शब्द आपकी प्रस्तावना में मिलते हैं, जबकि संघीय शब्द
प्रस्तावना में नहीं मिलता, और न केवल प्रस्तावना में बल्कि संविधान में कहीं नहीं मिलता। संविधान में जब अभी अनुच्छेद 1 की बात किया तो अनुच्छेद 1 में भी भारत राज्यों का संघ है ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि भारत राज्यों का यूनियन है। वहां पे संघ के लिए यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है, जबकि जो है प्रस्तावना में इस तरह का कोई उल्लेख मिलता ही नहीं है। डी विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाता है, तो वो किस प्रकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो जान लें, सुप्रीम कोर्ट का यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। केंद्र तथा अन्य राज्यों के बीच का अगर कोई भी विवाद है तो वो उच्च न्यायालय या जनपदीय न्यायालयों में नहीं सुनवाई होती, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, नई दिल्ली। डी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट है अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक न्याय ही है। वो स्पष्ट कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक न्याय न हो। ये उनका काफी फेमस स्टेटमेंट है। डी विकल्प सही है, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक समझौता सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की। तो अभी हमने हॉब्स की बात की, उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। न केवल उसने बल्कि इसके लिए हॉब्स, लॉक, रूसो इन त्रिमूर्तियों का नाम लिया जाता है, लेकिन इसकी आलोचना की थी ऐसा कह करके कि घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि है सर हेनरी मेन। ए विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राष्ट्र दैवीय आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है। तो राष्ट्र की ऐसी परिभाषा दी थी अरविंद ने, महर्षि अरविंद ने। ये बी विकल्प सही है आपका। राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं अरविंद घोष। नेक्स्ट है, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन ने ही किया था, जिनकी काफी फेमस पुस्तक है द लेक्चर्स ऑफ द जूरिस्प्रूडेंट। ए विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ पर लॉक के विचारों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। जॉन लॉक का विकल्प में रखा गया कि लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। तो यदि आपने लॉक को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि उसने राज्य और सरकार को एकदम अलग अलग और स्पष्ट शब्दों में बतलाया है कि सरकार क्रांति के द्वारा बदली जा सकती है, जबकि राज्य या कॉमनवेल्थ हमेशा विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार उसने सरकार राज्य के बीच में विभेद किया है। दूसरा विकल्प में देखें तो सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहा है कि राज्य विद्यमान रहता है, सरकार तो बदली जा सकती है। तो वो सरकार को बहुत ज्यादा राज्य से वैल्यू नहीं देता। फिर है, लॉक ने सरकार राज्य के बीच में विभेद किया। अभी हमने कहा, बिल्कुल कहता है कि राज्य विद्यमान रहता है, सरकार तो बदली जा सकती है क्रांति के माध्यम से। नेक्स्ट है, लॉक ने सरकार राज्य में विभेद नहीं किया, तो राज्य और सरकार के बीच में उसने स्पष्ट विभेद किया है। यही कथन आपका सही है, सी विकल्प। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। तो अभी हमने संघात्मक और एक और शासन आपने देखा था प्रकार, उसी में ये भी है अध्यक्षात्मक शासन का। इसमें शक्तियों का पृथक्करण इस प्रकार के शासन का मूल आधार होता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो और संतुलन बना रहे, तो चेक एंड बैलेंस जिसको बोलते हैं, वो सिद्धांत और शक्ति के पृथक्करण का ये जो है अध्यक्षात्मक शासन का मूल आधार माना जाता है। और शक्ति पृथक्करण को सबसे पहले डिफाइन किया था मॉन्टेस्क्यू ने, और मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक आप सभी जानते ही होंगे, द स्पिरिट ऑफ लॉज थी। बी विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हालांकि यह मूलतः गुजराती में लिखी गई थी और महादेव देसाई ने इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के नाम से। तो डी विकल्प सही है।
बाकी अगर इसमें देखें तो हिंद स्वराज्य भी हमने चर्चा की, तो महात्मा गांधी की पुस्तक है। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, जबकि गिरी प्रवचन, ये कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा किसकी रचना है। नेक्स्ट है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसो ने प्रतिपादित किया था, और उसकी सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से संप्रभुता का ही सिद्धांत है, जो काफी फेमस था। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप सभी जानते होंगे पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है, और गांव में जो पंचायत होती है वो अपने ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ग्राम सभा में गांव के समस्त वो व्यक्ति आते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हो और मतदान के योग्य हो। तो बी विकल्प सही होगा, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट है, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। हालांकि यह एक ऐसा विचार है जिसको लेकर के विद्वान आपस में सहमति नहीं जताते, और इसकी परिभाषा को लेकर के तो यहाँ तक कह दिया गया है कि ये एक ऐसा टोप है जिसको कई लोगों ने पहना है और इसकी आकृति को बिगाड़ दिया है। तो बी विकल्प सही है, रॉबर्ट ओवन। हालांकि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में हम कार्ल मार्क्स को आगे चल करके देखते हैं, जिन्होंने समाजवाद को एक प्रतिष्ठित विचारधारा के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित विवाद था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद, जो 1973 का था, और यह प्रस्तावना से जुड़ा हुआ था, और इसी में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावना को इसमें फैसला लिया गया था कि वो अभिन्न अंग है, और ये आगे चल करके फिर इसी के बाद प्रस्तावना में संशोधन भी किया गया था। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में लोकसभा के लिए बैठक की क्या गणपूर्ति है? तो किसी भी सदन के लिए गणपूर्ति का फॉर्मूला होता है 1/10, 10वां हिस्सा। तो कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। यहाँ लोकसभा के लिए पूछ रहा है गणपूर्ति, तो अगर आपको लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या मालूम हो तो गणपूर्ति निकालना आसान होगा। हालांकि मैथ नहीं है, केवल फार्मूला याद रखेंगे तो निकल सकता है। लोकसभा में अधिकतम सीटें होती है 550। इस हिसाब से देखें तो 55 सदस्य गणपूर्ति के लिए चाहिए। अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां कुल सदस्य हैं 250, वहां पर 25 गणपूर्ति के लिए सदस्य चाहिए। तो ये फार्मूला याद रखेंगे तो प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे। बी विकल्प सही है इसका। अगला देखें, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ था? तो वर्तमान समय में आधुनिक दल व्यवस्था या राजनीतिक दलों का उद्भव हम इंग्लैंड में देखते हैं। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु। तो देखिए, अभी रूसो के विषय में पूछा गया था कि रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता को प्रतिपादित किया था। यहाँ लॉक के विषय में पूछा जा रहा है। तो लॉक ने अपने संप्रभु या सरकार को विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ बतलाया है, अर्थात उसने अपनी संप्रभुता को बांध करके रखा है। संप्रभुता अविभाज्य है, अनन्य है और सबसे ऊपर है, ऐसा माना जाता है, लेकिन लॉक ने इसके विपरीत उसे कानूनों से बंधा हुआ बताया। बी विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, राजनीति पर आधारित एक विशाल ग्रंथ लिखा, उसमें मंडल सिद्धांत दिया जो विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, बी विकल्प इसका सही होगा। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो स्वतंत्रता के दो रूप हैं और विद्वानों ने इसे दो रूपों में देखा है, एक तो सकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा नकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में मूल अंतर बस इतना है कि जहां सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ प्रतिबंध लगाती है, वहीं नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप की अनुपस्थिति चाहती है, अर्थात उस पर कोई भी पाबंदी न हो। व्यक्ति स्वतंत्र है तो वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता तो यह कहती है कि वो व्यक्ति स्वतंत्र बस उस सीमा तक है जब तक कि वो किसी अन्य की स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता। अगर किसी और की स्वतंत्रता को बाधित करता है तो वहीं उसकी स्वतंत्रता लिमिटेड हो जाएगी। तो ये पाबंदियां लगाई जाती हैं सकारात्मक में, जबकि नकारात्मक में इसकी आप कमी देखते हैं, अनुपस्थिति देखते हैं। तो सी विकल्प सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो ये रिट संबंधी प्रावधान जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 में बताए गए हैं और इसी को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा तक भी कह दिया है। इसमें 5 प्रकार के आप रिट देखते हैं, जिसमें प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार अपेक्षा, उत्प्रेषण। हम आदेश देते हैं तो ये सिंपल इसका ए विकल्प सही होगा, परमादेश, परम आदेश। नेक्स्ट है, यह कथन है स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकते, किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा मानना था लॉर्ड एक्टन का, तो यह कथन भी लॉर्ड एक्टन का है, बी विकल्प आपका सही होगा। अभी देखिए, अभी हमने अनुच्छेद 32 की बात की, वही प्रश्न आ भी गया। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया? तो आप बता सकते हैं डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जो 5 प्रकार के रिट अभी हमने चर्चा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए थे उसमें इतिहास की उसने भौतिकवादी व्याख्या की थी। वर्ग संघर्ष का उसका काफी लोकप्रिय सिद्धांत है, जिसमें उसने 2 प्रकार के वर्गों की बात की है, बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग, जिनके बीच में अक्सर संघर्ष होता है। और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने ही दिया था, तो बच गया डी, यद्भाव्यम। यद्भाव्यम कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है। तो नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है। अभी हमने प्रस्तावना पर बात की कि प्रस्तावना को लेकर के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा 1973 में लड़ा गया था और इसी से केशवानंद भारती काफी पॉपुलर भी हो गए थे, न कि वो वकील थे न जज थे, एक मुवक्किल होने के रूप में भी वो काफी पॉपुलर हो गए। नेक्स्ट, ये प्रश्न का उत्तर ही प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संविधान की दार्शनिक आधार भूमि जो है वो प्रस्तावना ही है। उस प्रस्तावना में संविधान में हर एक विषयों को समाहित करने का प्रयास किया गया है, यानी प्रस्तावना ही पढ़ लें तो आपको संविधान का सार या निचोड़ पता लग जाता है। और यही कारण है कि उस विवाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक उसमें तमाम राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। विकल्प में देखें तो धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, ये आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, न कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो शेष विकल्प आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी पर आपका काम हो सकता है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न देखें, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? ये भी देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकते? तो ये अनुच्छेद 37 में ऐसा उल्लेख मिलता है, बी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? ये काफी डीप में पूछा गया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है और आपको सामान्य किताबों में अक्सर देखने को नहीं मिलता। ये अविश्वास प्रस्ताव वास्तव में सरपंचों के विरुद्ध जब चुनाव हो जाता है तो उसके 1 वर्ष के बाद लाया जा सकता है, लेकिन एक बार अविश्वास प्रस्ताव को अगर रिजेक्ट कर दिया गया या वो रद्द हो गया तो दोबारा लाने के लिए फिर हमें 1 साल का अंतराल चाहिए। यहाँ यह भी आपको याद रखना होगा कि सरपंच के चुनाव के बाद 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव आएगा, लेकिन यदि उसका कार्यकाल मात्र 6 महीने का ही शेष बचा हो तब भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ऐसा प्रावधान है आपका। अगला है 1936 में किसने कहा था गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो स्वयं गांधी ने ही अपने विचारों को व्याख्यायित करने के लिए या गांधीवाद को व्याख्यायित करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि गांधीवाद जैसी चीज कोई है ही नहीं। तो ये महात्मा गांधी ने ही स्वयं कहा था, ये विकल्प सही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? तो आप सभी जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। इसके अंगों में न्यासी परिषद भी था और न्यासी परिषद का काम होता था कि ऐसे देश जो अपना शासन प्रशासन या अपनी सुरक्षा स्वयं न कर सके तो उसकी देखभाल करने के लिए इस तरह की संस्था बनाई गई थी। हालांकि इसका एक उद्देश्य साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को खत्म करना भी था,
धीरे धीरे सभी देशों ने अपने आप को आत्मनिर्भर बना करके स्वयं शासन प्रशासन चलाना प्रारंभ कर दिया। तो वर्तमान समय में इसकी भूमिका लगभग समाप्त होती जा रही है और 1994 में तो इसने काम करना ही बंद कर दिया। तो डी विकल्प सही है इसका 89%। नेक्स्ट है राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह कहलाता है। तो ऐसा राज्य वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट है एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। ऐसा कथन था जैलीनेक का। जैलीनेक ने मॉडर्न स्टेट को परिभाषित करते हुए कहा था कि संविधान के बिना वो राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन होगा। नेक्स्ट है हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है। अभी हमने हॉब्स की चर्चा की, उसने काफी फेमस पुस्तक लिखी थी लेवियाथन। तो लेवियाथन में ही उसने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया समाज, राज्य और सरकार के लिए सामूहिक नाम देने के लिए कॉमनवेल्थ। और ये कॉमनवेल्थ का यूज लॉक भी हालांकि बाद में करता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो उत्तर ऑब्वियसली हॉब्स होगा। बी विकल्प इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखें सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार। तो अभी हमने बात की सामाजिक समझौता सिद्धांत की, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों का नाम आता है। और ये सामाजिक समझौता के द्वारा ही राज्य का निर्माण, ऐसा इन विचारकों का मानना है होता है। तो बी विकल्प आपका सही होगा। राज्य एक मानवकृत संस्था है और मानवों ने आपस में मिलकर के समझौता किया और राज्य जैसी संस्था बनाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन सा ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। तो अभी हमने कार्ल मार्क्स के विभिन्न सिद्धांत देखे, उसमें वर्ग संघर्ष अभी हमने बताया कि बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग, इन्हीं के बीच में संघर्ष चलता है और यही ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक माना गया है कार्ल मार्क्स के अनुसार। सी विकल्प सही है, वर्ग। नेक्स्ट है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यहाँ बहुत कम लोग जानते होंगे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है। धन विधेयक के अंतर्गत समस्त विधेयक आते हैं जो धन से संबंधित है, लेकिन वित्त विधेयक इससे थोड़ा सा अलग होता है। यही आपको अनुच्छेद 10 में काफी विस्तार से परिभाषित किया गया है। और अभी हमने कहा कि वित्त विधेयक लोकसभा में ही लाए जाते हैं और इसको प्रमाणित करने का काम लोकसभा स्पीकर का है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है। तो संवैधानिक सरकार अर्थात संविधान के द्वारा चलाई जा रही सरकार, इसमें सीमित शासन होता है क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के कार्यकाल निश्चित होते हैं 5 साल। इसके साथ साथ सीमित शासन का अर्थ दूसरे दृष्टि से भी देखें तो प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन चलाया जाता है। जनता स्वयं शासन न चला करके अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और वो शासन चलाते हैं। तो सीमित शासन संवैधानिक सरकार में देखा जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था में व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा भी होती है। हमने अनुच्छेद 32 की बात की, संवैधानिक उपचारों की बात की। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आपके शेष जितने भी अधिकार आपको दिए गए उनकी रक्षा के लिए ऐसा प्रावधान बनाया गया और ये संवैधानिक सरकार के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। तो तीनों विकल्प इसमें सही लग रहे हैं, तो आपके डी विकल्प सही होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखें राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। तो देखिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी हमने कहा कि सरकार जनता चुनती है, तो इसमें राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान, ये तीनों एक आप देख सकते हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में। जबकि न्यायालय जो सरकार का तीसरा अंग होता है, ये राजनीति से प्रभावित या प्रेरित नहीं होता, न किसी दबाव में कार्य करता। ये एक प्रकार से स्वतंत्र है। हमारे यहाँ तो न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो जिस विकल्प में न्यायपालिका या न्यायालय जैसा शब्द है वो तो होगा ही नहीं। सी विकल्प सही है आपका, राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान। अगला देखें किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% निश्चित की गई है। तो संविधान संशोधन 2003-4 के द्वारा मंत्रियों की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% निश्चित की गई। ये 91वां संविधान संशोधन था। सी विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। तो अभी हमने कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है
और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो शासन प्रशासन से संबंधित सभी सूचनाएं राज्यपाल को प्रेषित करे, उन्हें बतलाए। लेकिन मुख्यमंत्री अपने दल की नीतियों के विषय में सूचना नहीं देता राज्यपाल को। ये विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट देखें, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो किसने कहा था, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है। यहाँ पूछा किसको कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है और वैलेंटाइन चिरल ने ही कहा था भारत में अशांति का अग्रदूत। ये विकल्प सही है। अभी बाल गंगाधर तिलक का एक पुस्तक के रूप में हमने देखा, प्रश्न पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित है? नहीं है। तो लोक शिकायतों से संबंधित देखें तो विकल्प में योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय, उच्चतर न्यायालय। तो शेष जो 3 विकल्प हैं लास्ट के, वो तो लोक शिकायतों से संबंधित है। लेकिन आप सभी जानते होंगे कि योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग का रूप ले चुका है, ये लोक शिकायतों से नहीं बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए इस तरह की संस्था बनाई गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को गठित किया था योजना आयोग। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है और नरेंद्र मोदी ने इसे नीति आयोग का नाम दे दिया आगे चल करके। तो ये विकल्प इसमें आपका सही है। नेक्स्ट है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? तो देखिए, भारत एक गणराज्य है। गणराज्य शब्द की अगर व्याख्या आप करने जाएं तो पाएंगे कि किसी भी देश में अगर गणराज्य व्यवस्था है, जैसा कि भारत में भी है, तो वहां पर लक्षण कुछ होंगे जिससे आप बता सकते। तो एक तो यहाँ पे राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति का निर्वाचन होता, और वो चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन राष्ट्रपति एक सीमित समय के लिए शासन चलाता है, अर्थात राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। 5 वर्ष भारत में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, गणराज्य है भारत। और साथ ही साथ संपूर्ण आप देखें संविधान में गणराज्य शब्द का प्रयोग मात्र एक बार हुआ है, वो भी प्रस्तावना में हुआ है। और गणराज्य व्यवस्था हमारे यहाँ प्रभावित है फ्रांस से। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? तो देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो विज्ञान, साहित्य, कला, पत्रकारिता, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से होते हैं। तो डी विकल्प सही है। और यह व्यवस्था आपके आयरलैंड देश से प्रभावित है। तो आयरलैंड के संविधान से इस तरह का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है? अभी हमने कहा कि जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है संघात्मक शासन में, वहां राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात जहां लोकसभा में जनता प्रतिनिधि के रूप में आप चुन करके भेजते हैं, वहीं राज्यसभा में राज्यों की विधान सभाएं कुछ प्रतिनिधियों को भेजती हैं। तो इस तरह के सीटों का आवंटन आप चौथी अनुसूची में देखते हैं। बी विकल्प आपका सही है। अनुसूचियों से जुड़ा हुआ ये दूसरा प्रश्न इस बार पूछा है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अभी पूछा था कि किस देश में हम राजनीतिक दल का उद्भव देखते हैं, तो इंग्लैंड में देखते, लेकिन पूछा है कि एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो राजनीतिक दल अपना संगठन बनाते हैं, न केवल बनाते हैं बल्कि उसको मजबूत भी बनाने का प्रयास करते हैं, सदस्यों की संख्या बढ़ा करके। विदेशों द्वारा मान्यता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि राजनीतिक दल को कहीं विदेशों से मान्यता मिलती हो। मान्यता देने का भारत में काम निर्वाचन आयोग का है, राजनीतिक दलों का। न केवल मान्यता देने का बल्कि उनकी मान्यता को रद्द करने का भी कार्य निर्वाचन आयोग ही करता है। ये राजनीतिक दल सामान्य सिद्धांतों में सहमति बना करके चलते हैं, यानी इनका जो मैनिफेस्टो होता है और जितने भी सदस्य होते हैं तो इनके सभी सिद्धांत को मानने वाले होते हैं, उनमें सहमति बनी होती है। और साथ ही साथ राजनीतिक दल का एक लक्षण यह भी है कि वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। तो इसमें बी विकल्प आपका ऐसा है जो सही है। राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है विदेशों में मान्यता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो राज्य के 7 अंगों की चर्चा मनु ने भी की है और कौटिल्य ने भी की है। तो कौटिल्य ने जो 7 अंग बताए हैं उसमें पुरोहित नहीं है, जबकि स्वामी अर्थात राजा, पुर, कोश ये हैं। बी विकल्प आपका सही है। और ये
कौटिल्य ने और मनु ने ऐसा साप्तांग सिद्धांत दिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तु ने प्रस्तुत किया था, जो राजनीति विज्ञान के जनक थे और पॉलिटिक्स नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। तो बी विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है, और एक और प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इससे जुड़ा हुआ अरस्तु से, ये हमें ध्यान आ रहा है, ये इसी बार शायद पूछा गया था 2016 वाले में ही। सरकार के लिए जो है उसने पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया है, पॉलिटी, अरस्तु ने। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है। तो राष्ट्रपति को सूचना देने का कार्य प्रधानमंत्री का है और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को शासन प्रशासन संबंधित तमाम सूचनाएं पहुंचाता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 78 में आप देख सकते हैं। अभी हमने राज्यपाल के संदर्भ में भी कहा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को जहां सूचनाएं प्रदान करता है, वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचनाएं शासन प्रशासन की प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 78 सी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए। ए में देखिए तिलक बिपिन चंद्र पाल, तो हम लाल बाल पाल तीनों का नाम देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये आपका सही है। गोखले नौरोजी ये उदारवादी दोनों नेता थे, ये भी सही है। नेहरू बोस ये गलत है, क्योंकि नेहरू जानते हैं समाजवादी विचारधारा से थे, जबकि बोस क्रांतिकारी विचारधारा को मानने वाले थे। डी देखें, जयप्रकाश लोहिया ये भी समाजवादी थे, तो ये भी आपका सुमेलित है, जबकि सी सुमेलित नहीं है। अगला और आखिरी आज का प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। तो राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत है उसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है। इनमें वर्तमान समय में विचारकों द्वारा विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य माना जाता है और इसे ही माना गया है कि राज्य की उत्पत्ति की ये सही व्याख्या करता है। सी विकल्प आपका सही होगा। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट यूपी टीजीटी 2011 के इतिहास के प्रश्न पत्र हम अगले वीडियो में हल करने वाले हैं। ये सूचना के साथ आज आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये सीरीज आपकी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। उम्मीद था कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 की वैकेंसी में संशोधन करके तत्काल इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन हम अभ्यर्थियों का इंतजार धीरे धीरे लंबा होता चला जा रहा है। लेकिन इस इंतजार से घबराना नहीं है, अपनी तैयारी को निरंतर धार देते रहना है, और उस धार में तेजी लाने के लिए सॉल्व पेपर जरूरी था। और आपको हमने कहा कि सॉल्व पेपर कैसे बनाए जा रहे हैं, तो न केवल कि टीजीटी के पुराने प्रश्न पत्र हम देखें तो हमारे आने वाले एग्जाम में टीजीटी के लिए हमारी तैयारी होगी, बल्कि देख ही रहे हैं कि यूजीसी नेट और यूपीपीसीएस जैसे भी पुराने प्रश्न पत्रों से प्रश्न आपके बना दिए जा रहे हैं। तो कहने के लिए टीजीटी का स्तर है, लेकिन प्रश्न तो एकदम हाई लेवल से पूछे जा रहे हैं। तो न केवल टीजीटी पीजीटी बल्कि अन्य परीक्षाओं के भी इस तरह के प्रश्न पत्र उलटते पलटते रहिए, ताकि आप प्रश्नों के जो है दोहराव को समझ पाएं और एक्सपर्ट जैसा चाहते हैं उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी करें। इसी संदेश के साथ हिस्ट्री अड्डा चैनल से मैं दिवाकर मिश्रा आप सभी को नमस्कार कहता हूं।